नमस्कार, आप देख रहे हैं बिंदास हरियाणा न्यूज। आज भाद्रपद कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि और दिन शुक्रवार है। वहीं अंग्रेजी तारीख 22 अगस्त सन 2025 है। आगे बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी सुर्खियों पर। हरियाणा के डीजीपी ने मनीषा मामले में हर सवाल का दिया जवाब। किसान ने जब्त करवाई एसडीएम की गाड़ी। सरकार ने गरीबों को दिया बड़ा तोहफा, रोजाना इस्तेमाल की चीजें होंगी सस्ती। सिंगर मनकीरत ओलख को फोन पर मिली धमकी, बोले तैयारी कर ले बेटे, तेरा टाइम आ गया है। इंस्टाग्राम पर भर्ती किए लुटेरे, फिर की 9 करोड़ की डकैती। अबॉर्शन कराने आई महिला की डॉक्टरों ने कर दी नसबंदी। रेलवे में निकली हजारों पदों पर भर्तियां। राहुल गांधी बोले लोकसभा चुनाव के नतीजों में किया गया हेरफेर। गठरी में मिली प्रॉपर्टी डीलर की डेड बॉडी, पत्नी व बेटे को लिया हिरासत में। सरकार ने दी इजाजत, भारत व पाकिस्तान के बीच होगा मैच। हरियाणा में बनेगा स्टेट एंटरप्रेन्योरशिप कमीशन। एस्टेट से जुड़ी बड़ी खबर आई सामने। हिसार एयरपोर्ट के पास 4,680 करोड़ खर्च कर एक क्लस्टर बनाएगी सरकार। 1.25 लाख युवाओं को मिलेगी नौकरियां। फतेहाबाद में बीजेपी नेताओं सहित 5 लोगों पर दर्ज हुई एफआईआर। सोने व चांदी के दामों में हुआ बड़ा बदलाव। बताएंगे आज कैसा रहेगा आपके इलाके में मौसम का मिजाज। मैं हूं आपका अपना दोस्त अजय लोहान नारनौंदिया और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने भिवानी में मनीषा मौत केस को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि हमने एक यंग बिटिया को खो दिया। बेटियां सबकी साझी होती हैं। माँ बाप और परिवार का दुख हम सब समझते हैं। इस दुख की घड़ी में हम उनके साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि मनीषा केस में पुलिस ने हत्या का केस दर्ज किया था। पोस्टमार्टम में सामने आया कि शव को कुत्तों के झुंड ने नोचा था। सुसाइड नोट की जांच भी करवाई गई थी। अब केस की जांच सीबीआई करेगी। डीजीपी ने कहा कि केस सीबीआई को देने का जो निर्णय हुआ, इससे पीजीआई के वैज्ञानिक और डॉक्टरों की काबिलियत पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। जन भावना को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया। इस दौरान डीजीपी ने मनीषा की मौत को लेकर पुलिस पर उठ रहे सभी सवालों के जवाब दिए। कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने पर करनाल के एसडीएम की सरकारी गाड़ी पुलिस ने जब्त कर ली। यह कार्यवाही कोर्ट के आदेश पर की गई। कोर्ट आर्डर पर घरोंडा पुलिस की टीम एसडीएम ऑफिस पहुंची, जिसके बाद गाड़ी को ले जाकर कोर्ट परिसर में खड़ा कर दिया। यह मामला जमीन की चकबंदी से जुड़ा है, जिसके रिकॉर्ड में किसान को कम जमीन दी गई थी, जिसके खिलाफ किसान ने सब डिविजनल कोर्ट में याचिका दायर कर दी। किसान ने तहसीलदार और सरकार को पार्टी बनाया था। कोर्ट ने इस मामले में रिकॉर्ड ठीक करने का आदेश दिया था, लेकिन अफसरों ने उसे नहीं माना। इसके बाद नोटिस भेजे गए, लेकिन उनका भी कोई जवाब नहीं दिया गया, जिसके बाद गाड़ी अटैच करने के ऑर्डर जारी किए गए। जीएसटी काउंसिल के मंत्रियों के समूह ने जीएसटी के 12% और 28% के स्लैब को खत्म करने की मंजूरी दे दी है। अब जीएसटी के सिर्फ 2 स्लैब 5% और 18% ही होंगे। लग्जरी आइटम्स 40% के दायरे में आएंगे। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स यानी कि जीओएम के संयोजक सम्राट चौधरी ने इसकी जानकारी दी। अभी जीएसटी के 4 स्लैब 5%, 12%, 18% और 28% होते हैं। जीओएम की बैठक पर इसके संयोजक सम्राट चौधरी ने कहा कि हमने केंद्र सरकार के प्रस्ताव का समर्थन किया है, जिसमें 12% और 28% के जीएसटी स्लैब को खत्म करने की बात है। सभी ने केंद्र के प्रस्तावों पर अपने सुझाव दिए। कुछ राज्यों ने कुछ आपत्तियां भी जताई। इसे जीएसटी काउंसिल के पास भेजा गया है, जो इस पर फैसला लेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से कहा था कि इस साल दिवाली में बड़ा तोहफा मिलने वाला है। हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म लेकर आ रहे हैं। सामान्य लोगों के लिए टैक्स कम कर देंगे। रोजमर्रा की चीजें सस्ती हो जाएंगी। लोगों को बहुत फायदा होगा। हरियाणा के फतेहाबाद के रहने वाले पंजाबी सिंगर मनकीरत ओलख को कॉल और व्हाट्सएप पर मैसेज कर धमकी दी गई। उन्हें एक विदेशी नंबर से मैसेज आया, जिसमें सिंगर और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई है। सिंगर की ओर से पुलिस को शिकायत दर्ज करवा दी गई है। सिंगर मनकीरत ओलख को जो मैसेज आया है वह पंजाबी में है। इसमें उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है। मैसेज में लिखा है कि तैयारी कर ले बेटे, तेरा टाइम आ गया। चाहे तेरी पत्नी हो या चाहे तेरा बच्चा हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। बेटा, तेरा नंबर लगाना है। यह न समझना कि तुझे कोई धमकी में कोई मजाक किया गया है। नंबर लगाना है बेटे, देख कैसे लगता है। उधर इस मामले में पुलिस अधिकारी कुछ भी कहने से बच रहे हैं। किसी भी पुलिस अधिकारी की ओर से इस संबंध में कोई बयान नहीं आया है।
आइए बात करते हैं प्लानिंग के तहत की गई 9 करोड़ की डकैती की। जी हां, गुरुग्राम में शीतला माता रोड स्थित मणपुरम गोल्ड लोन ब्रांच में डकैती पूरी प्लानिंग के साथ हुई। इसके पीछे का मास्टरमाइंड इतना शातिर था कि उसने डाका डालने भेजे साथियों को भी एक दिन पहले ही जानकारी दी थी कि करना क्या है। मास्टरमाइंड ने 10 बदमाशों को इंस्टाग्राम के जरिए अपने साथ जोड़ा था। ये बदमाश भी उसने ऐसे छांटे थे जो न ज़्यादा शातिर हो और न ही डरपोक, बस जितना कहा जाए उतना कर दें। उसने किसी को अपनी पहचान तक नहीं बताई थी। बाकी सभी बदमाश भी एक दूसरे से अनजान थे। इन्हें वारदात से एक दिन पहले यानी 15 अगस्त को सोनीपत के मोहम्मदपुर में जमा किया गया और डकैती की प्लानिंग बताई गई। इसके बाद इन 10 बदमाशों ने डकैती को अंजाम दिया। ये गोल्ड लोन ब्रांच से 8.54 किलोग्राम सोना और 8.56 लाख रुपए कैश लेकर फरार हुए। इस सोने की कीमत 9 करोड़ रुपए आकी गई है। इनमें से 3 को पुलिस ने पकड़ा और कोर्ट में पेश कर 4 दिन के रिमांड पर लिया है। हालांकि पुलिस अब तक कुछ भी बरामद नहीं कर पाई है। बाकी बदमाशों की तलाश में पुलिस यूपी, बिहार, नेपाल तक खाक छान रही है। आइए बात करते हैं डॉक्टरों की बहुत बड़ी लापरवाही की। जी हाँ, हरियाणा के नूह जिले के तावड़ू स्वास्थ्य विभाग ने अपना टारगेट पूरा करने के लिए एक महिला की नसबंदी कर दी। महिला अस्पताल में अबॉर्शन करवाने पहुंची थी। बड़ी बात यह है कि नसबंदी करने के बाद खुद डॉक्टरों ने ही महिला को इसके बारे में बताया। जब महिला को इस बारे में पता लगा तो उसने परिजनों को बताया। परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। इसके बाद सीनियर मेडिकल ऑफिसर ने डॉक्टरों की ओर से गलती मानी और 3 माह बाद नसबंदी खोलने की बात लिखित में दी। इसके बाद भी परिजनों में रोष बना हुआ है। इस मामले में एसएमओ निहाल सोलंकी ने कहा कि हम अपनी गलती मानते हैं, डॉक्टर से गलती हुई है। इसके बाद उस महिला डॉक्टर ने रिजाइन भी दे दिया है। पीड़ित महिला की नसबंदी 3 महीने बाद खोल दी जाएगी। इसके लिए कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। इधर मामले का संज्ञान लेते हुए महिला एवं बाल विकास आयोग की सदस्य सुमन राणा ने कहा कि केवल रिजाइन देने से काम नहीं चलेगा। ऑपरेशन के समय जितनी भी टीम ऑपरेशन थिएटर में मौजूद थी उन सभी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। आइए बात करते हैं युवाओं के रोजगार से जुड़ी बड़ी खबर की। जी हाँ, वेस्ट सेंट्रल रेलवे ने जबलपुर, भोपाल मध्य प्रदेश और कोटा राजस्थान में अप्रेंटिस के 2865 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया 30 अगस्त से शुरू होगी। उसके बाद उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट wcr.indianrailways.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकेंगे। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के 5वें दिन राहुल गांधी ने मुंगेर में बारिश के बीच भाषण दिया। उन्होंने कहा कि कुछ सालों से चुनाव हो रहे हैं, पब्लिक का मूड एक होता है लेकिन नतीजा दूसरा निकलता है। सबको लगता था कि चुनाव में कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि वोट चोरी संविधान पर हमला है। देश के हर व्यक्ति को पता होना चाहिए कि संविधान उनकी रक्षा करता है। ये आपकी आवाज़ है जिसे प्रधानमंत्री मोदी और अडानी मिलकर दबा रहे हैं। संविधान पर हमला कर रहे हैं लेकिन कोई भी ताकत संविधान को छू नहीं पाएगी। राहुल गांधी ने कहा कि बिहार में भी ऐसा ही करने की तैयारी है। पिछली बार भी हमारे गठबंधन की हार के पीछे भी चुनाव चोरी का ही मामला होगा। हर प्रदेश में पीएम मोदी, बीजेपी और चुनाव आयोग मिलकर वोट चोरी कर रहे हैं। इस बार हमारे हाथ में सबूत है। हम बिहार में एक वोट चोरी नहीं करने देंगे। बिहार की शक्ति इस यात्रा में दिख रही है। आइए बात करते हैं गठड़ी में मिली प्रॉपर्टी डीलर की डेड बॉडी की। जी हाँ, हरियाणा के फरीदाबाद जिले में प्रॉपर्टी डीलर की हत्या कर दी गई। प्रॉपर्टी डीलर 40 दिन से लापता था। उसका शव सूरजकुंड थाना क्षेत्र के सिद्धार्थ आश्रम से लगभग 300 मीटर दूर जंगलों में एक पुलिया के नीचे से बरामद हुआ। डेड बॉडी को पहले पन्नी, फिर चादर और फिर कंबल की गठरी में बांधकर डाला गया था। बॉडी काफी सड़ चुकी थी जिससे बदबू आ रही थी। इसकी सूचना पर पुलिस और परिजन मौके पर पहुंचे। मृतक की पहचान हाथ में पहने कड़े और बालों से हुई। उधर मृतक के चाचा ने मृतक की पत्नी और बेटे पर ही हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस को शिकायत दी। चाचा ने बताया कि भतीजे के लापता होने के बाद जब दोनों से पूछा गया तो बताया था कि नेपाल गए हैं। फिलहाल शिकायत के आधार पर पुलिस ने मृतक की पत्नी और बेटे को हिरासत में ले लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। 19 सितंबर से शुरू हो रहे एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच मैच होगा। भारत सरकार ने इसकी अनुमति दे दी है। सरकार ने कहा कि मल्टीनेशनल टूर्नामेंट में पाकिस्तान से खेलने पर रोक नहीं है। दोनों देशों में द्विपक्षीय सीरीज नहीं होगी।
खेल मंत्रालय के अधिकारी ने एक लेटर साझा किया। यह भारत सरकार की नई स्पोर्ट्स पॉलिसी है जिसे जारी किया गया है। नई खेल नीति में भारत सरकार ने यह तो स्पष्ट किया है कि हम पाकिस्तानी टीम या खिलाड़ियों को मल्टीनेशनल इवेंट्स के लिए भारत आने से नहीं रोकेंगे, लेकिन यह नहीं बताया कि भारत ऐसे इवेंट्स में हिस्सा लेने के लिए पाकिस्तान जाएगा या नहीं। भारत ने इसी साल फरवरी-मार्च में आयोजित चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान जाने से मना किया था। ऐसे में मेजबान पाकिस्तान को भारत के मैच यूएई में कराने पड़े थे और दुबई में फाइनल खेला गया था। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हिसार दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में स्टेट लेवल कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम में सीएम सैनी कृषि व्यवसाय इंक्यूबेशन केंद्र द्वारा सिलेक्ट किए गए 22 स्टार्टअप को 114.3 लाख रुपए के सब्सिडी चेक दिए। सीएम नायब सैनी ने कार्यक्रम में युवाओं की ऊर्जा को विकसित भारत और विकसित हरियाणा की नींव बताया। विश्व उद्यमिता दिवस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने संबोधित करते हुए सीएम ने राज्य में युवा उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए हरियाणा राज्य उद्यमिता आयोग की स्थापना की घोषणा की। उन्होंने कहा कि उद्देश्य केवल व्यवसाय शुरू करना या पैसे कमाना नहीं है, बल्कि अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना है। इसकी शुरुआत विचार से होती है कि मेरे पास कौशल क्या है और करना क्या है। यह विचार नई दिशा देता है। सीएम ने 5 करोड़ रुपए के टर्नओवर वाले का उदाहरण दिया और कहा कि कैसे मेहनत से आगे बढ़ा जा सकता है। विचार पर संकल्प लेने को आवश्यकता बताया और कहा इसे हमने आगे बढ़ाना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक प्रकार की चिंगारी है जो समस्या के समाधान और जरूरत को पूरा करने के लिए यह जलती है। हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड जल्द ही हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 का परिणाम घोषित करने जा रहा है। यह परीक्षा 30 और 31 जुलाई 2025 को आयोजित की गई थी। बोर्ड के अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर पवन कुमार ने बताया कि परीक्षा परिणाम जारी करने से पहले अभ्यर्थियों की बायोमेट्रिक जांच अनिवार्य है। इसके लिए राज्य के सभी 22 जिलों में 25 और 26 अगस्त 2025 को केंद्र स्थापित किए गए हैं। वहीं दूसरे राज्यों के अभ्यर्थी अपने नज़दीकी जिले में जाकर यह प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। विशेष परिस्थितियों में अभ्यर्थी किसी भी जिले के केंद्र में जाकर बायोमेट्रिक जांच करवा सकते हैं। जांच के लिए मूल फोटो, पहचान पत्र और प्रवेश पत्र लाना जरूरी है। वेरिफिकेशन केंद्रों की सूची और पात्र अभ्यर्थियों की लिस्ट बोर्ड की वेबसाइट www.bseh.org.in पर उपलब्ध है। केवल सूची में दिए गए अनुक्रमांक वाले अभ्यर्थियों को ही यह प्रक्रिया पूरी करनी है। इन अभ्यर्थियों को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर और ईमेल पर सूचना भेजी जा रही है। जो अभ्यर्थी निर्धारित तिथियों में बायोमेट्रिक जांच नहीं करवाएंगे उनका परिणाम घोषित नहीं किया जाएगा। हिसार अब बनेगा नया इंडस्ट्रियल हब। जी हां, राज्य सरकार ने अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत हिसार में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनाने का फैसला लिया है। करीब 3000 एकड़ जमीन पर बनेगा ये क्लस्टर। जी हां, परियोजना की लागत है 4680 करोड़ रुपए, जबकि इसमें 32,000 करोड़ से ज़्यादा का निवेश होगा। इस प्रोजेक्ट से 1.5 लाख के करीब रोजगार मिलने की संभावना है। क्लस्टर महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट के पास विकसित होगा और हाईवे, रेल नेटवर्क और फ्रंट कॉरिडोर से जुड़ा होगा। सरकार का कहना है कि इससे हिसार औद्योगिक और आर्थिक केंद्र बनेगा, साथ ही मेक इन इंडिया मिशन को नई ताकत मिलेगी। फतेहाबाद में सीएम नायब सैनी के आगमन से पहले 2 बीजेपी पदाधिकारियों व एक उनके समर्थक पर एफआईआर दर्ज हुई है। सीजेएम सुएसा जावा की कोर्ट के आदेश पर यह एफआईआर हुई है। हालांकि एफआईआर दर्ज करने में साइबर थाना पुलिस ने 1 सप्ताह का समय लगा दिया है। कोर्ट ने आदेश जिला बार एसोसिएशन के पूर्व प्रधान एडवोकेट विनय शर्मा की शिकायत पर दिए थे। विनय शर्मा ने इन बीजेपी पदाधिकारियों व समर्थकों के खिलाफ एसपी को शिकायत दी थी। विनय शर्मा का आरोप था कि देशद्रोह के आरोपी ताज मोहम्मद का केस लेने के बाद इन बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनके खिलाफ अभद्र टिप्पणियां की, उन्हें सेटिंगबाज कहा गया। इसके अतिरिक्त भी काफ़ी भली बुरी बातें फेसबुक पर लिखी गई। साइबर थाना पुलिस ने बीजेपी के जिला कार्यकारिणी सदस्य धनंजय अग्रवाल, किसान मोर्चों के जिला सचिव लायक राम गढ़वाल और बीजेपी समर्थक सज्जन गोदारा के खिलाफ बीएनएस की धारा के तहत एफआईआर दर्ज की है। धनंजय अग्रवाल को इसी महीने कार्यकारिणी के विस्तार के दौरान जिला कार्यकारिणी सदस्य बनाया गया है। आइए बात करते हैं सोने चांदी के दामों की। जी हाँ, सोने चांदी के दाम में बढ़त रही।
इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 24 कैरेट सोने का दाम 201 रुपये बढ़कर 99,147 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। इससे पहले सोना 98,946 रुपये पर था। वहीं 8 अगस्त को सोने ने 1,01,406 रुपये का ऑल टाइम हाई बनाया था। चांदी की कीमत आज 1,496 रुपये बढ़कर 1,12,690 रुपये प्रति किलो हो गई है। इससे पहले चांदी 1,11,194 रुपये पर थी। वहीं 23 जुलाई को चांदी ने 1,15,850 रुपये का ऑल टाइम हाई बनाया था। तो चलिए जानते हैं आपके शहर में आज कैसा रहेगा मौसम का मिजाज। हरियाणा में आज सुबह का तापमान 26 डिग्री है। हवा, नमी और अन्य मौसम की स्थितियों जैसे कारकों को ध्यान में रखते हुए तापमान 28 डिग्री जैसा महसूस हो सकता है। हरियाणा में सुबह बारिश की संभावना 0% है और हवा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। दोपहर के समय तापमान 32 डिग्री है और यह 38 डिग्री जैसा महसूस होगा। 7 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा की गति के साथ आर्द्रता लगभग 63% रहेगी। शाम का तापमान 33 डिग्री तक पहुँच जाएगा। हरियाणा में शाम के समय बारिश की संभावना 100% है। साथ ही हवा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की संभावना है। रात का तापमान 26 डिग्री और हवा की गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये थी बिंदास हरियाणा पर बड़ी खबरें। अब दीजिए आपके अपने साथी अजय लोहान नारनौंदिया को इजाजत। नमस्कार।